जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको किरण प्रकाशिकी के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज मैं उससे आगे कराऊंगा। ये 10 न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से करेंगे। इनमें से एक ना एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अब कल मैंने 10.4 तक पढ़ा दिया था, आज उससे आगे देखिए 10.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लगाएंगे और एग्जाम में भी सब जरूर याद करके रिवाइज करके जाएंगे। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं बहुत आसान विधि से आपको कराता हूं। यंग के द्विरेखा प्रयोग में जो हम प्रकाश यूज करते हैं वो एक ही तीव्रता से आता है, एक ही स्रोत से आता है। तो उस स्थिति में हम I1 बराबर I2 बराबर I मानेंगे। लेट माना, और क्या दे रखा है हमें, पथांतर दे रखा लैम्डा। तो हमने आपको एक संबंध बताया था, कलांतर बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पथांतर। ये फार्मूला बताया था। तो कलांतर फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा, पथांतर क्या दे रखा है इसने, लैम्डा। तो लैम्डा रखिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या आ गया 2 पाई। तो परिणामी तीव्रता इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, I रिजल्टेंट बराबर, या I रिजल्टेंट R कह लीजिए, बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। अब IR की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, IR की वैल्यू दे रखी है K। प्रकाश की तीव्रता K इकाई है ना, तो इसे K रखिए। I1 भी I, I2 भी I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I कोस 2 पाई। कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो K बराबर ये I प्लस I 2I प्लस 2, ये बच्चों I हो गई, और कोस 2 पाई 1, तो ये 2I हो गया, दैट इज इक्वल टू 4I। तो I बराबर K/4, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए, अब सेकंड पार्ट आते हैं, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। तो द्वितीय स्थिति में कलांतर क्या आया, 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पथांतर। तो कलांतर फाई बराबर 2 पाई ओवर लैम्डा, और पथांतर कितना हो गया, λ/3। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2 पाई की वैल्यू 180 अपॉन 3, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 62 जा 180, तो फाई की वैल्यू 120। 120। अब परिणामी तीव्रता I डैश R कह देते हैं इसे, बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। तो I डैश R इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I
कोस 120, तो आई डैश आर इक्वल टू 2i प्लस 2i, आई इंटू आई का स्क्वायर रूट आई हो जाएगा कोस 120 माइनस हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई डैश आर इक्वल टू किसके 2i माइनस आई के, और ये बराबर आ गया i। अब समीकरण 1 से i बराबर k/4, समीकरण 1 से i बराबर k/4, तब i डैश r इक्वल टू k/4, तो उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों k/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एकदम कंसेप्ट से हट कर है, तो हिसाब कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये 10.6 देख लेते हैं। चलो, ये भी अलग तरह की प्रॉब्लम है एक। यंग के द्विझिल्ली प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए (650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश पुंज प्रयुक्त किए जाते हैं। ए पार्ट 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। और बी पार्ट है बच्चों इसका, केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण
तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज समपाती होते हैं। समपाती होते हैं। दिया है कैपिटल डी स्लिट से पर्दे की दूरी 120 सेंटीमीटर तथा डी 2 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए जरा इन दोनों इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करेंगे। ये कहता है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकर्ण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 2 तरंग दैर्ध्य यूज की, पहले 650 नैनोमीटर फिर 520 नैनोमीटर। कह रहा है 650 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरी, कौन सी? तीसरी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप ये कहोगे बच्चों कि यंग के प्रयोग में nth दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, xn बराबर n डी लैम्डा अपॉन डी। n बराबर 3v दीप्त फ्रिंज के लिए, या दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, तो ये x3 बराबर 3 डी लैम्डा अपॉन डी। तो x3 बराबर 3 डी की वैल्यू 120 सेंटीमीटर से मीटर बदलो, 120 गुणा 10 की घात -2 लैम्डा। कितना तरंग दैर्ध्य प्रयुक्त किया हमने? 6500 नैनोमीटर। तो 6500 नैनोमीटर मतलब 10 की घात -9 मीटर अपॉन डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। अब देखिए बच्चों, 2 से ये आ गया 60, ठीक है। तो x3 बराबर, देखिए 10 की घात देखो, या पहले चलो 3 छंग 18 180, 18 की गुणा करो इसमें, 180 की इसमें गुणा करो 6500 में, 3 0, 18 पंजे 90, 9, 18 छिक्का 108, 9 117, 18 36 18 180 हो गए, 0 यहाँ लगा दिया, 18 की गुणा करो, 18 पंजे 90, 2 0 तो हमने जो की तू रख देना इसकी, 18 पंजे 90 की 0 हासिल को 9, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, और 108 में कितने जोड़ो? 9, तो 108 9 117, 10 की घात 3 ऊपर जाके प्लस की, 9 और 2 11 में से 3 गई माइनस की 8, या x3 बराबर बच्चों ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 अंक, 1.17 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या इसे हम कह देंगे 1.17 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कल भी आपको ही कराया था, इससे पहले वाला ही। अब अगला पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको समझाना चाहता था या समझाना चाहता हूं, वो इस पार्ट को समझाना चाहता हूं, बी पार्ट। क्योंकि ए पार्ट तो 10.4 जैसा था। ये कहता है केंद्रीय उच्च से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज समपाती हों। अब इसे समझ लीजिए, ये बच्चों स्लिट हो गया, ठीक है। अब
लैम्डा 1 कितना, लैम्डा 1 है 6500 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 कितना यूज किया, 5200 नैनोमीटर। ठीक है। अब हमारे पास ये फार्मूला है, देखिए फ्रिंज चौड़ाई का हमने ये फार्मूला बताया था, ओमेगा बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो ओमेगा समानुपाती किसके होगा, लैम्डा के। तो जहां 6500 तरंग दैर्घ्य की कितनी n दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी जितनी दूरी पर, उतनी ही लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य की 5200, लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य, लैम्डा 2 का मतलब 5200 नैनोमीटर की कितनी मिलेंगी, n+1 तरंग दैर्घ्य, वो दीप्त फ्रिंज मिलेंगी। देखिए यदि हम 6500 यूज करेंगे तो n मिलेंगी, 5200 यूज करेंगे तो उससे एक ज्यादा n+1 मिलेंगी, तब ये कोइंसाइड करेंगी। तो आप ये कहेंगे कि लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के लिए तरंग दैर्घ्य की n फ्रिंजों की चौड़ाई, n फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर किसके, बराबर किसके, लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य की n+1 फ्रिंजों की चौड़ाई। ठीक है। अब इसके लिए क्या रखोगे बच्चों, n इंटू एक फ्रिंज की चौड़ाई होगी, d तो बदले ही नहीं, लैम्डा बदला तो d लैम्डा 1 अपॉन d बराबर n+1। दूसरे के लिए d तो एक जैसा रहेगा, लैम्डा 2 बदलेगा अपॉन d, तो d से d कैंसिल, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल, तो n लैम्डा 1 बराबर n लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2। इसको इधर लाओ, तो क्या आ गया बच्चों, n लैम्डा 1 माइनस n लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2। n कॉमन निकाल लो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 2। तो n बराबर क्या आ गया, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो वैल्यू पुट करेंगे, n बराबर लैम्डा 2 5200, ये सारे नैनोमीटर में है, nm अपॉन 6500 nm माइनस 5200 nm। तो n बराबर 5200 nm और ये बेटा हो गया 1300 nm। nm से nm कैंसिल, 13 चौका 52, 4। तो मतलब लैम्डा 1 6500 तरंग दैर्घ्य की के लिए चौथी दीप्त फ्रिंज कोइंसाइड करेगी, इसके लिए कौन सी हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी। तो बस अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, x4 हुई ये दूरी लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के लिए। तो आप ये कहेंगे कि लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के लिए, लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के लिए चौथी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो बस अब ये निकाल दो, x4 बराबर 4 d लैम्डा अपॉन d। तो लैम्डा 1 डाल दो यहाँ, 4 d की वैल्यू 120 सेंटीमीटर गुना 10 की घात -2, लैम्डा 1 6500 गुना 10 की घात -9 अपॉन d की वैल्यू 2 गुना 10 की घात -3। तो 2 दूनी 4। देखिए 10 की घात 1, 2 से 10 की घात -2 कैंसिल, ये 65 दूनी
130 गुणा 120 गुणा 10 की घात 9 में से 6 गई, 3 गई -6 मीटर, या 12 से गुणा कर लो, 2 जीरो, 12 तिया 36, 3 12 कम 12 और 3 15 गुणा 10 की घात -6 मीटर, या 1.56 गुणा 10 की घात 2 3 4, तो माइनस की 2 मीटर या 1.56 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये फिर समझा देता हूँ मैं। ये बच्चों हमसे कह रहा है कि पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ट से, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ होता है? मध्य बिंदु पर होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट से उस बिंदु की दूरी या वह न्यूनतम दूरी जहाँ 6500 तरंग दैर्घ्य और या दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती हों। तो देखिए हमने अभी बताया आपको कि तरंग दैर्घ्य के फ्रिंज चौड़ाई होती है ओमेगा बराबर d लैम्डा अपॉन d। अब जब हम 6500 का यूज कर रहे हैं तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी, और जब 5200 का करेंगे उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। कोइंसाइड कब करेंगे? जब उसकी तो हमें लैम्डा 1 की तो NV फ्रिंज मिले दीप्त, और उसी बिंदु पर यदि हम लैम्डा 2 5200 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर का प्रकाश यूज करें तो उसकी एक उससे ज़्यादा मतलब N+1 मिले। तो हमने ये कंसेप्ट लगाया कि लैम्डा 1, भाई दूरी तो ये उतनी है ना बच्चों, तो इतनी दूरी का मतलब ये तो होगी N फ्रिंजों की चौड़ाई, किसके लिए? लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य के लिए, और दूसरे के लिए लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य की N+1 फ्रिंजों की चौड़ाई। अब N, फिर हमने एक फ्रिंज की चौड़ाई d लैम्डा 1 अपॉन d ली लैम्डा 1 के लिए, दूसरे के लिए N+1 d लैम्डा 2 ओवर d ली दूसरे के लिए। तो यहाँ से हमने N की वैल्यू निकाली, तो हमें पता लगा कि ये चौथी फ्रिंज, इसकी चौथी फ्रिंज लैम्डा 1 की और लैम्डा 2 की 4 + 1 5वीं फ्रिंज कोइंसाइड करेगी। अब इसकी दूरी निकाल लो केंद्रीय फ्रिंज से, किसकी? चौथी दीप्त फ्रिंज की लैम्डा 1 के लिए, x4 बराबर 4 d लैम्डा 1 अपॉन d, और वैल्यू रख के आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे दोनों, इन्हें ध्यान से करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये मैं बिल्कुल अपने अनुभव की से करा रहा हूं। आपको किसी भी बुक में, ये मेरी गारंटी है, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। यदि मिले तो कृपया मुझे बताना कि गुरुजी इससे आपसे भी आसान सॉल्यूशन इस बुक में हमें मिले। ये मेरा 30 साल का अनुभव है फिजिक्स पढ़ाने का, जो मैं आपको दे रहा हूं। किसी बुक को देख लेना सॉल्यूशन में, यदि आपको इस तरह से सॉल्यूशन मिल जाए तो मुझे बताना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको ने समझा रहा हूं। अब ये देखिए प्रश्न, क्वेश्चन 10.7। एक द्विझिर्री प्रयोग में, एक द्विझिर्री प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा उपकरण जिससे हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रायोगिक उपकरण, जल में डुबो दिया जाए, जल में डुबा दिया जाए
तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? जल का अपवर्तनांक 4/3 लीजिए। ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए ध्यान से, एक यंग का द्विध्रुवी प्रयोग है। ये दो स्लिट हो गई S1 और S2, इनके बीच की दूरी है मान लो D। ये पर्दा हो गया कैपिटल D दूरी पर, ये इस तरह से, और कैपिटल D का मान 1 मीटर दिया और फ्रिंज चौड़ाई D हमें दी 0.2 mm। फ्रिंज चौड़ाई हमें नहीं दी हुई है। तरंग दैर्घ्य पहले हमने प्रयुक्त किया λ1, या लैम्डा चलो 600 गुणा 10⁻⁻9 मीटर, 600 नैनोमीटर दे रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि पूरा उपकरण जल में पहली स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई हमें ω1 मिली 0.2 डिग्री। अब बच्चों इस पूरे उपकरण को जल में रख दिया हमने, तो आप ये बताइए कि इनमें क्या बदलेगा? ना तो ये D बदले स्लिटों के बीच की दूरी, ना ही स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D बदलेगी तो क्या बदलेगी? तरंग दैर्घ्य बदलेगी, प्रकाश की जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं। तो वायु में फ्रिंज चौड़ाई, तो सीधा फार्मूला लगाइए, ω बराबर dλ/d, ये ω1 कह दो। अब जल में फ्रिंज चौड़ाई, तो जल में अब हमने मान लिया प्रकाश का तरंग दैर्घ्य λ' हो गया, तो ω2 बराबर dλ'/d। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ω1/ω2 बराबर λ/λ', d/d कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, चूंकि n बराबर हमने आपको बताया था C/V, C की जगह रखो न्यू लैम्डा, और आवृत्ति तो बदलती नहीं है माध्यम में, आवृत्ति ज्यों की त्यों रहेगी, λ' जल में न्यू से न्यू कैंसिल, तो λ' बराबर क्या आ गया? λ/n रखने पर, तो ω1/ω2 बराबर λ/n, तो ये n ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये रहा बच्चों ω1/ω2 बराबर, देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, बराबर n, तो ω2 बराबर ω1/n। ω1 की वैल्यू 0.2 डिग्री, n की वैल्यू 4/3, तो ω2 बराबर 0.2 × 3/4। ये पॉइंट हटाओ, 10 से गुणा लगाओ, 2 दूनी 4, 2 से 1.5, तो बच्चों ये आ गई ω2 0.15 डिग्री, 0.15 डिग्री। तो क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये इस तरह से कीजिए कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन 10.8 देखिए, ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, फिर भी चलो मैं इसके डेटा बता देता हूं आपको जल्दी से, या चलो कराई देते हैं। प्रश्न 10.8, वायु से कांच में संक्रमण के लिए
ब्रूस्टर कोण क्या है? ब्रूस्टर कोण क्या है? कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने आपको बताया था सॉल्यूशन। पहले समझिए क्या कहता है। प्रकाश कहाँ से जा रहा है? वायु से कांच में जा रहा है, तब ब्रूस्टर कोण पूछ रहा है, मतलब आईपी पूछ रहा है। एन का मान 1.5, तो ब्रूस्टर नियम से, ब्रूस्टर के नियम से n बराबर 10 IP, तो 10 n का मान रखो 1.5 बराबर 10 IP, तो ये मान होता है 56.3 डिग्री का। आप लोग टेबल में देख सकते हैं बराबर 10 IP, तो IP बराबर 56.3 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा भी दिए। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। अच्छा, 10.9 जो है, इस आप बच्चों पढ़ के देखना, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया परावर्तन वाला, जिसमें आवृत्ति नहीं बदलती, तरंग धैर्य बदल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर किसकी भांति था? ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, 1 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, 10.1 की तरह है 10.9। अब 10.10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10.10, उस दूरी का आकलन कीजिए जिसके लिए किसी 4 mm के आकार के द्वारक के लिए तथा 400 नैनोमीटर तरंग धैर्य के लिए प्रकाश प्रकाश की सन्निकट है। अब ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा बच्चों। सन्निकट रूप से लागू है, सन्निकट रूप से लागू है। देखिए बच्चों, किरण प्रकाश की सन्निकट रूप से लागू है का मतलब क्या है? मतलब प्रकाश का फैलाव होता है उतना ही जितना कि स्लिट की चौड़ाई है। ठीक है, तब किरण प्रकाश की मतलब प्रकाश किरण के रूप में जा रहा है, तरंग के रूप में नहीं। तरंग के रूप में जाएगा तो उसका फैलाव होगा। तो ऐसा कब होता है? जब पर्दे से स्लिट की दूरी फ्रेस्नेल दूरी के बराबर हो, ZF के बराबर हो। तो हमसे ZF की वैल्यू चाह रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे? ZF की। स्लिट का आकार E बराबर 4 मिलीमीटर, 4 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और हमसे लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर। या ऐसे बच्चों क्या कहेंगे? 400 गुणा 10 की घात -9 मीटर। अब देखिए समीकरण से ZF बराबर E² बाई लैम्डा। वैल्यू पुट कीजिए। E की वैल्यू
4 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर -6 लैम्डा 400 इंटू 10 की पावर -9। 4 से ये 100 आ गया। तो बच्चों ये हो गया 4 गुणा 10 की घात 9 में से 2 गए 7, तो ऊपर जाके प्लस की 1, तो 40 मीटर हो गया ये। ठीक है, तो 40 मीटर दूरी पर द्वारक से ये किरण प्रकाश की संनिकट रूप से लागू होगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको तरंग प्रकाशिकी के जितने भी न्यूमेरिकल थे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के वो करा दिए। अब आपको क्या करना है, जो इसके सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो इन्हीं पर आधारित है, उन्हें आप कीजिए। यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।